Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself Tahir Mahmood Rao. So, our today's topic of discussion is very important: stability of complexes and stability constant K step. तो आइए इसमें आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट आपका ना जैसे हमने पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, आप सबको पता है के सी के बारे में। तो जैसे के सी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वैसे ही के स्टैब को हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और जो के स्टैब है ना, बेसिकली ये हमें बताता है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है या कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि के स्टैब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की जितनी वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी के स्टैब की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। जितनी ज्यादा होगी के स्टैब की वैल्यू, उतना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होगा। जैसे स्टूडेंट मैं कहता हूँ मेरे पास एक ही है अपना एक ही मेटल है, उसके तीन डिफरेंट मैं कहता हूँ मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। आइए यहाँ पे देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास कॉपर के ना तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब देखें दूसरी साइड पे पहला कॉम्प्लेक्स ये आपके पास आ गया टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट 2 कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी जो है ना लॉग बेस 10 के स्टैब वैल्यू 5.6। और उसके बाद नेक्स्ट देखें CuNH3 6+2 हेक्सा अमाइन कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, इसकी है 13.1। और थर्ड नंबर पे देखें CuEDTA -2 चार्ज है। तो अब ये तीन कॉम्प्लेक्स हैं, तो सबसे ज्यादा के स्टैब की वैल्यू किसकी है? 18.8 सबसे ज्यादा के स्टैब की वैल्यू इसकी है। ये आपके पास EDTA कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स की। तो इसका अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये वाला, और दरमियान में ये वाला, और सबसे कम स्टेबिलिटी इस वाले की। तो के स्टैब बेसिकली डिसाइड करता है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और एक और बात सुनिए, यहाँ पे देखें जो के स्टैब की वैल्यू है ना, वो हम लेते हैं लॉग बेस 10 में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये जो हमारे पास के स्टैब की वैल्यूज है ना, ये बहुत ही हायर वैल्यूज होती है। तो बहुत बड़ी वैल्यूज को छोटे वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी log 10 लेते हैं। log 10 लेके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो एक कंपेरेबल वैल्यू होती है, जिसको याद रखना आसान होता है, समझना आसान होता है। तो इसलिए हम कहते हैं log बेस 10 के स्टैब वैल्यूज हम लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। तो ये शायद एग्जाम्पल हो गई फर्स्ट पॉइंट की कि के स्टैब का क्या ताल्लुक है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस से। दूसरे नंबर पर जो के स्टैब है ना, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। बेसिकली के स्टैब भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइन की फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट देखते हैं आप एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम के स्टैब को कैलकुलेट करते हैं और के स्टैब की वैल्यू हमें क्या इंफॉर्मेशन दे जाती है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, सर मैं कहता हूँ मेरे पास कॉपर सल्फेट है। इनिशियली जो लीगेंड होता है ना, होता है वाटर। कॉपर सल्फेट सॉलिड है, इसको मैं वाटर में डाल देता हूँ। वाटर में, तो इसको मैंने वाटर में डाल दिया सॉलिड, कॉपर सल्फेट सॉलिड को वाटर में डिजोल्व कर दिया। तो वाटर यानी एक्वा जो है, एक्वा जो है हमारा इनिशियल लीगेंड होता है। तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? इनिशियल कॉम्प्लेक्स CuH2O 6 2 पॉजिटिव, साथ में आप लिख लो SO4। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आयोनेशन स्फीयर है। तो ये हमारा हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास। ब्लू कलर से होता है, इसका ब्लू कलर होता है, तो ये ब्लू कलर। तो इनिशियली जैसे हम कॉपर सल्फेट सॉलिड को डालते हैं ना वाटर में, तो वाटर जो है एक्वा जो है ये हमारा इनिशियल लीगेंड होता है, और ये हमारे पास बन गया कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट आपको पता है डिफरेंट लीगेंड्स होते हैं, उनकी डिफरेंट स्टेबिलिटी होती है। तो अब लीगेंड एक्सचेंज रिएक्शन आपने पढ़े हुए, तो अगर यहाँ पे हम लीगेंड को एक्सचेंज करेंगे तो जो आप ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ना, तो वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है जो लीगेंड है उसके रिप्लेसमेंट से जो स्टेबिलिटी है उसको क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए सर यहाँ पे आप दूसरा रिएक्शन देखें। अब ये हमने इसको दोबारा लिख लिया CuH2O6 हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें हमने कंसंट्रेटेड HCl डाला, तो कंसंट्रेटेड HCl डालने से ये क्लोरो हमारे पास आ जाता है। ठीक, क्लोराइड आयन बेसिकली कहाँ से आए? कंसंट्रेटेड HCl से। तो ये 4 क्लोराइड आयन्स हैं। अब यहाँ पे 4 क्लोराइड आयन है, यहाँ से एक्वा को ये रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा? CuCl4 -2 टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट 2 कॉम्प्लेक्स आयन, ये बन गया।
और साथ में 6H2O, 6 के 6 वाटर निकल जाएंगे और 4 जो है क्लोरो कॉपर के साथ जुड़ जाएंगे। तो उसमें नया कॉम्प्लेक्स बना। ये पुराना कॉम्प्लेक्स था जिसमें लिगेंड एक्वा था, ये नया कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें लिगेंड क्लोरो है। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसलिए यहाँ से क्लोरो ने क्या किया, एक्वा को रिप्लेस कर दिया। तो उसमें अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गया इक्विलिब्रियम। अब इस रिएक्शन में क्या स्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम। जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा देन वी कैन राइट के स्टेप। जैसे केसी लिखते थे हम, कोई रिएक्शन है उसमें केसी कब लिखते थे, जब उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता था। तो सेम यहाँ पे अप्रोच है हमारी कि ये रिएक्शन है, इसमें जब आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर हम इसी के स्टेप को लिखेंगे। तो अब के स्टेप लिखने का वही तरीका जैसे केसी लिखते थे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट्स। तो उसमें यहाँ पे वाटर को आपने इग्नोर कर देना है। वाटर क्यों इग्नोर करेंगे, ये सॉल्वेंट है और ये लार्ज एक्सेस में मौजूद है, प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो जो चीज़ सॉल्वेंट होती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो तो उसकी जो है उसको हम नहीं लिखते होते के स्टेप की एक्सप्रेशन, यानी उसके अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम वाटर को यहाँ पे इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे के स्टेप में। अब देखिए इसमें ऊपर प्रोडक्ट लिखे, CuCl4 2 नेगेटिव प्रोडक्ट को ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में दो आपके पास आ गए, एक ये कॉम्प्लेक्स CuH2O6+2 और साथ में क्लोरो के ऊपर, और ये नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स द पावर। आपको पता है इसमें लिखने का तरीका, नंबर ऑफ मोल्स 4 था, ये 4 पावर 1। तो ये जो हमारे पास के स्टेप का एक्सप्रेशन आ गया। तो जो ये के स्टेप का जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको के स्टेप का एक्सप्रेशन ये बता रहा है। तो के स्टेप का जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू के स्टेप की आपको ये बताती है कि बिफोर एस्टैब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम कितना रिएक्शन प्रोसीड किया है, आया कि रिएक्टेंट ज्यादा है या प्रोडक्ट ज्यादा है। तो उसमें देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए के स्टेप, ये के स्टेप का एक्सप्रेशन है। ये फर्स्ट करता हूँ के स्टेप का जो आंसर है, ये एक्सप्रेशन है। हम इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन चेक करते हैं, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकाल के इन सब की उन कंसंट्रेशन को मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ। तो अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट करता हूँ मैं इस के स्टेप के एक्सप्रेशन में, और वहां से मेरे पास आंसर आता है, अगर के स्टेप का आंसर लार्ज आएगा तो इसका क्या मतलब है, अगर के स्टेप का आंसर लार्ज आ गया तो इसका क्या मतलब है कि आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले आपकी प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट्स कम है, यानी रिएक्शन अच्छा खासा फॉरवर्ड हो गया। बिफोर स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम अच्छा खासा जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव कर चुका है, यानी आपका राइट साइड पे मूव किया है रिएक्शन। तो अगर लार्ज है के स्टेप की वैल्यू तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये CuCl4 नेगेटिव ज्यादा मिकदार में मौजूद है, प्रोडक्ट ज्यादा है और ये रिएक्टेंट्स कम है। प्रोडक्ट ज्यादा होंगे रिएक्टेंट्स कम होंगे, तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू डिवाइड करेंगे तो के स्टेप का वैल्यू लार्ज है। तो के स्टेप का जो लार्ज वैल्यू है ये हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले ये जो आपके जो कॉम्प्लेक्स है ना ये ज्यादा बन गया है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ज्यादा मिकदार में बन गया है, और अब पुराना कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स कम है, प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, दिस इज अ प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अगर दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि ये आपका के स्टेप का एक्सप्रेशन है। इस के स्टेप के एक्सप्रेशन में मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन सब की पुट करता हूँ, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट करने के बाद मेरे पास जो के स्टेप का आंसर है वो स्मॉल आता है। तो अगर के स्टेप का आंसर स्मॉल आएगा, के स्टेप का आंसर क्या आया, स्मॉल, छोटा आंसर आया, इसका मतलब ये है कि भाई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले हुआ क्या है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले प्रोडक्ट कम बनी है और रिएक्टेंट्स ज्यादा मौजूद हैं आपके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे प्रोडक्ट कम होगी, तो प्रोडक्ट कम, तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा, स्मॉल आएगा। तो के स्टेप की स्मॉल वैल्यू बताएगी कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है प्रोडक्ट कम बनी है और रिएक्टेंट्स ही आपके मौजूद है। यानी इसमें क्लियर कट ये बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि के स्टेप की जो वैल्यू है ना, द वैल्यू ऑफ के स्टेप, ये डिसाइड करती है कि कितना जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव किया है और कितनी आपकी प्रोडक्ट बन गई है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी इतनी, इसका मतलब उतना ज्यादा जो प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी उतना ज्यादा के स्टेप का आंसर होगा, और जितना ज्यादा के स्टेप का आंसर होगा समझो उतना वो कॉम्प्लेक्स जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है।
तो ये केस टैब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप सो ये आपको समझ आ गई होगी बात। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आफ्टर दैट एक इफेक्ट है, हम देखते हैं चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है। सो चिलेटिंग इफेक्ट जो है ना वो ये इफेक्ट है कि अगर आपके पास जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिगेंड हमारे पास है मोनोडेंटेड लिगेंड, तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स का कम होता है चिलेटिंग इफेक्ट, बाइडेंटेड लिगेंड्स का और ज्यादा होता है चिलेटिंग इफेक्ट, और उससे आगे बढ़ते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट होता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का। और चिलेटिंग इफेक्ट है क्या स्टूडेंट? जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट, हम ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, ये ऑक्सालेटो, ये बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सालेटो, सॉरी इसको सीधा कर ले, ये बाइडेंटेड लिगेंड है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इस तरह यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये दो मैंने लिख लिए स्टूडेंट, ऑक्सालेटो लिगेंड्स, ये भी ऑक्सालेटो C2O4 नेगेटिव 2, ये भी C2O4 नेगेटिव 2, ये दो ऑक्सालेटो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। और दरमियान में हम क्या लिखते हैं? प्लाटिनम +2। अब ये देखिए, ये एक जो आपका ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, इट कैन डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? ये देखिए, एक ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ये भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी एक पेयर। तो सर इसमें ये आपका है बाइडेंटेड लिगेंड, तो ये आपका देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दो जब समझे जैसे रिंग बन गए, ये दो क्या बन गया? ये दो रिंग बन गया। देखिए एक ये रिंग बन गया और एक दूसरा ये आपकी बार रिंग बन गया। तो ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पे बहुत ही मजबूती से ये जो आपके बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, इसने अपना इसे समझे चीले कहते हैं पंजे को। चिलेटिंग इफेक्ट कहाँ से लिखा? चीले से। चीले मतलब पंजा, या शेर का पंजा तो चीते का पंजा। तो वैसे चिलेटिंग इफेक्ट का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है, ये चिले यानी पंजे की तरह इसको पकड़ लेगा मजबूती से, ठीक है। ये आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम, तो ये आपका इसे बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। और इसके ऊपर चार्ज कितना है जी? चार्ज इसके ऊपर है -1 -4 और +2, तो -2 चार्ज आएगा। और इसका नाम भी आपको पता है, इसे बोलते हैं डाईऑक्सालेटो प्लाटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, डाईऑक्सालेटो प्लाटिनेट 2 कॉम्प्लेक्स आयन। तो सर ये भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। इसके स्टेबल होने की वजह क्या है कि यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट हो रहा है। जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो चिले की तरह एक्ट कर रहा है, पंजे की तरह एक्ट कर रहा है, और मजबूती से उसने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। इसी तरह बाइडेंटेड लिगेंड से हम आगे बढ़े पॉलीडेंटेड लिगेंड पे चले जाएं, जैसे EDTA है। EDTA मजीद ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग इफेक्ट करता है। तो इस तरह से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है चिलेटिंग इफेक्ट वो होता है आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड्स का। तो यही हम कहते हैं कि स्टेबल भी कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स में सबसे स्टेबल लिगेंड्स कौन से होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि ये ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर है बाइडेंटेड लिगेंड्स और सबसे कम मोनोडेंटेड लिगेंड। तो इनकी वजह यही है कि चिलेटिंग इफेक्ट की बेस पे बात हो रही है कि आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड सबसे ज़्यादा स्टेबल लिगेंड्स हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स दूसरे नंबर पे, और सबसे कम मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। तो ये बात होगी स्टूडेंट। उसके बाद आप एक ऑर्डर और देखें यहाँ पे, एक होता है जर्नल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के स्टेप। के स्टेप किसका ज़्यादा होता है सर? के स्टेप उसका ज़्यादा होगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो लिगेंड्स की अगर बात करें तो लिगेंड्स में पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस तरह की के स्टेप की वैल्यू ज़्यादा होती है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की। दूसरे नंबर बाइडेंटेड लिगेंड्स की के स्टेप वैल्यू होती है, और सबसे कम के स्टेप वैल्यू मोनोडेंटेड लिगेंड्स की होती है, क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल है हमारे पास लिगेंड्स। अच्छा, मोनो में भी ना कैटेगराइज है, सियानो ज़्यादा है, उसके बाद अमाइन, उसके बाद क्लोरो, और सबसे कम एक्वा। तो ये आपने दोनों ऑर्डर आपने याद कर लें, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड्स का ऑर्डर
उसका जनरल ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के स्टेप किसका ज़्यादा है। तो यहाँ जैसे वापस चिलेटिंग इफेक्ट पढ़ रहे थे हम, तो चिलेटिंग इफेक्ट की हमने एग्जांपल देखी, डाई ऑक्सालेटो प्लैटिनेट 2 आयन। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारी बुक में कोट की हुई है चिलेटिंग इफेक्ट की। तो ये सुन देखिए, ये आपके पास हेक्सा एक्वा प्लैटिनम 2 कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है। अब इसमें हम 3 ईन ऐड करते हैं। ईन क्या स्टूडेंट, इसे बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन। ईन क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन जो होता है इसे बोलते हैं ईन। तो 3 हमारे पास ईन है। तो ईन क्या है बेसिकली, ईन जो है ना बेसिकली ये है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इट हैज एबिलिटी टू डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर ये देखें, यहाँ से 6 वाटर निकल जाएंगे। अब 6 वाटर निकलेंगे, उसकी जगह 3 ईन लेंगे। अब देखें, सोचने की बात है, वाटर तो 6 निकलेंगे 6H2, तो 6 ईन लगने चाहिए, नहीं, तो 6 ईन नहीं लगेंगे, यहाँ पे 3 ईन लगेंगे, क्योंकि जो ईन है ना इथाइलिन डायमाइन है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो एक जो ईन है वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ तो 6 वाटर थे ना, 6 वाटर यहाँ पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे कॉपर को। लेकिन ये जो 3 ईन आ जाएंगे ना, 6 वाटर निकल गए, उसके बाद 3 ईन आ गए। ये 3 ईन जो है ना, एक ईन जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो 3 ईन जो है बेसिकली वो आपके जो सेंट्रल कॉपर है उसको 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा कॉपर का। तो यहाँ भी कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यहाँ भी कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि आपका जो कॉपर है ना वो 6 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये आपके पास सिनेरियो है। तो यहाँ पे जो कॉपर है, तो कॉपर का CN नंबर क्या है, 6 है। तो इसको आप ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि उससे बाइडेंटेट लिगेंड है 3। तो सर ये बेसिकली एग्जांपल में क्या है, चिलेटिंग इफेक्ट की ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे चिलेटिंग इफेक्ट है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिलेटिंग इफेक्ट है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स अच्छा खासा स्टेबल है, और इसकी के स्टेप की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और इसकी के स्टेप की वैल्यू कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिगेंड विद हायर के स्टेप, अगर कोई लिगेंड है उसकी के स्टेप की वैल्यू ज़्यादा है, तो डिस्प्लेस अ लिगेंड विद लोअर के स्टेप, तो सिर्फ वो लिगेंड जिसकी के स्टेप की वैल्यू कम है ना, उसको वो रिप्लेस कर दे। यानी वो लिगेंड जिसकी के स्टेप की वैल्यू ज़्यादा है, वो उस लिगेंड को रिप्लेस कर देगा जिससे के स्टेप की वैल्यू कम है। बाकी यहाँ पे लिखी हुई आपका के स्टेप की वैल्यू कम से कम आप ये ऑर्डर याद कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड जैसे EDT है, उसकी सबसे ज़्यादा के स्टेप की वैल्यू, फिर बाइडेंटेट लिगेंड में आ जाते हैं, उसके बाद मोनो में सियानो, अमाइन, क्लोरो, सबसे कम वाटर। तो फिलहाल आप कम से कम इतना आप लाजमी ऑर्डर याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये देखिए नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ये क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्लोरो लिगेंड और ये है आपका अमाइन। तो अमाइन जो लिगेंड है ना, ये यहाँ से क्लोरो को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जो आपकी के स्टेप की वैल्यू है ना, अमाइन की ज़्यादा होती है के स्टेप की वैल्यू, ये स्टेबल है लिगेंड एज कम्पेयर टू क्लोरो। तो रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए क्लोरो यहाँ से निकल गए, 4 क्लोरो निकल गए और यहाँ पे आपके 6 जो है अमाइन लग गया। तो ये आपका रिएक्शन हुआ, तो 6 अमाइन जो है रिप्लेस कर देंगे क्लोरोस को, सारे क्लोरो निकल गए और 6 अमाइन कॉपर के साथ जुड़ गए। तो ये आपके पास नया कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये मोर स्टेबल। तो सर उसके बाद एक और पॉइंट आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है, वो कि डाइल्यूशन विद मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप डाइल्यूशन कर देंगे, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया जी, आपके पास कॉम्प्लेक्स बने, पहले आपने फर्स्ट को वाटर था, पहले इनिशियल लिगेंड वाटर था आपके पास, फिर आपने उसमें HCl डाल दिया, तो क्लोरो जो है फिर रिप्लेस कर देगा एक्वा को। फिर आपने उस नए जो कॉम्प्लेक्स है, जो क्लोरो कॉम्प्लेक्स नया बना है जो स्टेबल है, उसमें आपने अमाइन डाल दिया। अमाइन जो है वो ज़्यादा है, उसकी के स्टेप की वैल्यू क्लोरो से, वो क्लोरो को रिप्लेस कर देगा। देखिए अमाइन क्लोरो को रिप्लेस कर देगा। तो यानी ये सारी सिचुएशन चल रही है। लेकिन अब वो कह रहा है अगर आप उसमें बहुत सा पानी डाल दें, डाइल्यूशन विद
मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप इस लिगेंड में बहुत सारा पानी डाल दें तो क्या होगा, बहुत सारा अगर पानी डाल दोगे ना, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये फिर आपका रिवर्स होकर दोबारा आपका वो इनिशियल जो शुरू में आपने बनाया था कॉम्प्लेक्स वो बन जाएगा। यानी अगर आप बहुत सारा पानी डाल देंगे ना इसके अंदर CuNH3 6, इसे बहुत सारा पानी डाल दें CuNH3 +2, तो इसे मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें, मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी डाल दें, इसे बहुत सारी डाइल्यूशन कर दें, तो फिर भाई चांस है कि रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि जब बहुत सारा पानी हो तो बहुत सारे एक्वा लिगेंड्स होंगे तो दोबारा ये फॉर्म ख़त्म हो जाए और दोबारा आपको क्या मिल जाए, जो इनिशियल आपके लिगेंड जहाँ से शुरू हुआ था काम CuH2O6 +2 यहाँ पे स्टेशन आ जाए। तो ये हो सकता है अगर आप इसमें बहुत सारा मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करें। एक तो ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आप दोबारा इसको देख लें। ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड्स के, और जनरल ऑर्डर इंक्रीजिंग के स्टेप, ये आप याद करेंगे। उसके बाद अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं क्विक चेक पे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब क्विक चेक जो है ना हमारे पास है 18.6 क्विक चेक, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये क्या कह रही है। तो उसमें ए पार्ट है हमारे पास, जो ए पार्ट है वो क्या कह रहा है, ए क्विक चेक 18.6। सो ए पार्ट में वो कह रहे हैं आपको ना इक्वेशन है, उस इक्वेशन का आपने केस टैब लिखना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये हमारा इक्वेशन है CuH2O6 +4NH3 +4NH3 gives you, ये आपके पास बन जाएगा CuNH3 4 और साथ में 2H2। तो उसमें ए पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, क्विक चेक 18.6। ए पार्ट में आपको कह रहे हैं कि ये रिएक्शन हुआ, हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन था, इसमें आपने 4NH3 ऐड किया अमाइन लिगेंड, तो जाहिर बात है अमाइन लिगेंड जो ज़्यादा स्टेबल है ये एक्वा को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ से 4 एक्वा निकल गए, सॉरी ये आपके सारे आपके यानी यहाँ से आपके एक्वा सारे आपके एक्वा जो है ये रिमूव हो जाएंगे, 6H2। तो 6H2 4 अमाइन लग गए कॉपर के साथ और 6 आपके H2O एक्वा जो है निकल गए। ये इक्वेशन है जी आपके पास। इस इक्वेशन का होगा केस टैब लिख दें। तो केस टैब कैसे लिखेंगे, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड इट्स कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। तो वाटर को हम नहीं लिखेंगे केस टैब के एक्सप्रेशन में, तो केस टैब का एक्सप्रेशन इस तरह होगा, ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगी CuNH3 4 और यहाँ पे चार्ज आएगा इसके ऊपर +2 और डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन, इसके ऊपर +2 चार्ज। अब ये 4NH3 है तो नंबर ऑफ मोल्स बिकम्स अ पावर, तो अमाइन और ऊपर क्या लिख दें 4। तो ये इसमें केस टैब की वैल्यू है फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में आपसे पूछें व्हाई पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर मोर स्टेबल देन बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्यों ज़्यादा स्टेबल है बाइडेंटेड लिगेंड से, तो उसमें वही बात होगी चिलेटिंग इफेक्ट। तो चिलेटिंग इफेक्ट की बात करें, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं उनका चिलेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। और जो बाइडेंटेड लिगेंड है उनका चिलेटिंग इफेक्ट कम होता है क्योंकि उनमें एबिलिटी है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने। तो उसकी एग्जाम्पल्स में आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखें, ये आपके पास ये CuEDTA कॉम्प्लेक्स, कॉपर का EDTA कॉम्प्लेक्स पॉलीडेंटेड लिगेंड है, तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है केस टैब की। वजह क्या है, इसका चिलेटिंग इफेक्ट ज़्यादा। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर मोर स्टेबल
उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की, तो इसलिए उनकी के स्टैब की वैल्यू भी ज़्यादा होती है पॉलीडेंटेट लिगेंड की, और ज़्यादा चिलेटिंग इफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू बाईडेंटेट लिगेंड्स। तो दैट्स वाई हम कहते हैं। तो सी पार्ट में देखिए, सी पार्ट में कह रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर स्टेप वाइज सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्वा लिगेंड बाय अमाइन लिगेंड इन CuH2O6, यानी वो कह रहे हैं आपको CuH2O6 है ना, जो हेक्सा एक्वा कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स आयन है जो हमारा, उसमें आप बताओ स्टेप वाइज कैसे रिप्लेस होते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप वाटर निकलेगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे अमाइन ऐड हो जाएगा। तो उसकी हिसाब से आपने एक स्टेप की मैं लिख देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो बी पार्ट हो गया। उसमें सी पार्ट में कह रहे हैं, ये देखिए आपके पास है हेक्सा एक्वा कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें हम ऐड करते हैं जी 6NH3। तो हर स्टेप में, पहले स्टेप में क्या होगा, एक वाटर निकलेगा, एक NH3 आ जाएगा। तो पहला स्टेप में लिख देता हूँ, CuH2O5 बच जाएंगे और 7 NH3 आ जाएगा और चार्ज इसके ऊपर +2 ही रहेगा। तो साथ में एक वाटर निकल गया +H2। तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप है। इधर दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में एक और वाटर निकलेगा, एक्वा 4 रह जाएंगे, अमाइन 2 हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में एक्वा और कम हो जाएंगे, 4 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। इस तरह हर स्टेप में एक एक वाटर निकलता जाएगा, एक एक अमाइन लगता जाएगा। तो ये आपका सी पार्ट था। तो A B C 3 पार्ट थे क्विक चेक 18.6 के। तो ये हमारी ये हो गई क्विक चेक भी हमने कर ली और हमने टॉपिक कवर कर लिया अपना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट के स्टैब। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी बातें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।